sir. Due to some health issue, he resigned from the job and following further sums were paid to him. अच्छा, अगर प्रोविडेंट फंड जो सा रिकॉग्नाइज है, उसके अंदर हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट हमने हर साल लेना है जो उसका होगा। एग्रीड मोमना? Yes, sir. और जब हमने कहा था आखिर में हमें एक्यूमुलेटिव बैलेंस मिलेगा, इकट्ठा जो हमें पेमेंट मिलेगी छोड़ने के ऊपर एम्प्लॉयमेंट, तो उस वो एग्जाम्प्ट होगी, उसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं करना। एग्रीड? Yes, sir. अब Yes, sir. ऊपर लाइन लिखा है ड्यू टू health issue he resigned from the job and following further sums were paid to him। इसका मतलब ये जो प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज है, ये कौन सा वाला है? टोटल अमाउंट मिली है, टोटल सम। Yes, sir. ठीक है, अगर टोटल सम मिली है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, वो टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं होता। आगे प्रोविजन उसने भी यही किया हुआ। सर उसने जी नहीं सर, यस सर, ये किया हुआ। ठीक है जीरो सर। किया हुआ। ठीक है, ठीक है सर। एनी अदर पर्सन? जी असलान सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर, टैक्स ऑन अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नीचे सर एक नोट दिया हुआ है, वो सर उस जरा बता दें। किस क्वेश्चन के अंदर है बच्चे? मुझसे सर वो बता दो। वो जो कल हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, टैक्स ऑन अमाउंट अच्छा अच्छा, रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन। अभी अभी उधर चलो। ये वाले नोट की बात कर रहा है। यस सर। In the above formula, total taxable income has been used, which depict that while computing the applicable tax rate, income of the employee from all sources taxable under NTR shall be taken into account। इस लाइन का मतलब मैं अभी बताऊं। हमने क्या स्टार्टिंग में कोई डिस्कशन हुई थी, इनकम एनटीआर होती है या एसटीआर होती है, कोई इस चीज के हवाले से अभी तक? अरसलान बेटा, अपने आप को अनम्यूट रहे ताकि हम क्वेश्चंस लेना होता है। अपने आप को अनम्यूट करें बेटा अरसलान। यस सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। वो एनटीआर इनकम की डिस्कशन हुई थी, नॉर्मल टैक्स रिजीम, सेपरेट टैक्स रिजीम या फाइनल टैक्स रिजीम, आपको याद होगा कुछ। ये असल सर में जो एंड बात, जी 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 पूछे सर, पूछे। ये बताया था मेरे जहन में, वो आ नहीं रहा। नॉर्मल टैक्स अच्छा, जी सर, वो हाँ जी स्लैब रेट के वाले से था। जी। अब इसके अंदर वो जो लाइन लिखी है ना, उसका मतलब हमने कहा था हमारे पास 5 हेड ऑफ इनकम्स है, याद होगा। इनकम जी सर। फ्रॉम सैलरी एक पढ़ा था हमने, ठीक है। यस सर। प्रॉपर्टी भी पढ़ा है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कैपिटल गेन है, बिजनेस है और अदर सोर्स है, ठीक है। वो कह रहा है अभी तक जो इस अभी तक हमने सिर्फ सैलरी पढ़ रहे हैं, इससे नेक्स्ट अभी हमने चीजें पढ़नी है, ठीक है। वो कह यस रहा सर। है वो जो हमने एवरेज रेट लेना ना, एवरेज रेट, उसके लिए हमारे पास जो टैक्स और नंबर वन टैक्स और जो टैक्सेबल इनकम है, वो सिर्फ सैलरी वाली नहीं होनी चाहिए। वो जो पिछले सालों की सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस और अदर सोर्स, इन सबको मिला के जो टोटल आई हुई टैक्स, और वो टोटल इनकम से निकालना है ये। यस सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। जी शरोज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बताओ। सर ये क्वेश्चन 3 मिस्टर अरशद वाला है, उसमें जी इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस 18%, इसका बता दो सर। मैं एक मिनट अभी बेटा उधर चले तो ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस एट द रेट ऑफ 18%। और ये कौन सा प्रोविडेंट फंड है शेरोस? ये प्रोविडेंट फंड है हमारा बच्चे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। जब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर हमने पढ़ा हुआ है जो फॉर द ईयर हमारे पास
इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट होता है टैक्सेबल, लेकिन उसके अंदर हमें एग्जम्पशन अवेलेबल है। वो एग्जम्पशन अवेलेबिलिटी की लिमिट क्या है? वो लिमिट है 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस और 16% ऑन अक्यूमुलेटिव बैलेंस विच एवर इज हायर। अब यहां पर एक्चुअल हमारे पास कितना हुआ इंटरेस्ट मिला? वो मिला 18,000 का। इसका मतलब एक्चुअल जो मिला है हमारे पास 18,000 रुपीज का मिला। अब इसमें से एग्जम्पशन अवेलेबल है। नंबर 1 एग्जम्पशन क्या है? 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। अब क्वेश्चन के अंदर बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ डीएनएस अलाउंस और बेसिक सैलरी पर मंथ दी है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको क्यूमुलेट करके टोटल करके उसका 1/3 ले लेंगे। नंबर 2 ऑप्शन क्या है? नंबर 2 ऑप्शन है 16% ऑफ अक्यूमुलेटिव बैलेंस। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्यूमुलेटिव बैलेंस नहीं दिया गया जिसका हम 16% निकालेंगे, लेकिन उसने एक और अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो इंफॉर्मेशन क्या दी है कि प्रोविडेंट फंड का बैलेंस के ऊपर अगर 18% से इंटरेस्ट ले तो हमारे पास 18,000 आता है। इसका मतलब ये जो उसने कैलकुलेशन की, ये कैसे की होगी? ये कैलकुलेशन हुई है ऐसे, बैलेंस जो भी था मल्टीप्लाई बाय 18% इज इक्वल टू 45,000। उसने इस तरह ये कैलकुलेशन। अब क्या हम यहां से अक्यूमुलेटिव बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर यस। क्या करेंगे? 18% को उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अक्यूमुलेटिव बैलेंस आ जाएगा। जब हमारे पास अक्यूमुलेटिव बैलेंस कैलकुलेट हो गया तो हम 16% ऑफ अक्यूमुलेटिव बैलेंस यहां निकाल लेंगे जो आपने वर्किंग की। तो अब इसके थोड़े से देखिए सोल्यूशन पर हम चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड हायर ऑफ 1/3 ऑफ द सैलरी और इनकम अप टू 16%, ये उसने बात की। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? शेरोज अपने आप को हैंड रेस करें बच्चे। ओके सर, क्लियर है। क्लियर होगी? कैलकुलेशन यस। कर दूं अगर आपको प्रॉब्लम है? वो भी कर नो सकता नो हूं सर, अगर। वो हो गई है, हो गई है। ओके बच्चे, एनी अदर पर्सन और या एनी अदर क्वेश्चन आपका? कोई क्वेश्चन? ओके। जो आपका व्हाट्सएप के अंदर क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पर दिया है वो आज उसे दोबारा कर लीजिएगा, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं अभी आज उस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उसके अंदर आपका प्रोविडेंट फंड था, इंटरेस्ट की फिगर्स थी, उसके बाद ये गोल्डन शेक हैंड्स की पेमेंट्स थी और 6 मंथ की कैलकुलेशंस थी उसके अंदर, जो कि ऊपर से तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो रिटायरमेंट को देख के हमने एस्टिमेट्स करना था। तो उस क्वेश्चन को दोबारा परफॉर्म कीजिएगा, हम कल उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है बेटा सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स। सैलरी रिसीव इन एरियर्स। इस सेक्शन को पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि हम सैलरी जो सी है उसको किस बेस पर टैक्सेबल करते हैं। अल्टीमेट बेसिस ऑफ सैलरी टू बी टैक्सेबल है हमारी रिसीव्ड बेसिस। क्या है? रिसीव्ड बेसिस। जब एक्चुअली सैलरी रिसीव्ड होती है, एक्चुअली हम तब उसको अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड करते हैं। ये हमने अभी तक पढ़ा। इसलिए न्यूमेरिकल के अंदर हम जब कहते थे 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो हम उस सैलरी को उसी मंथ में लेते थे। बेशक वो जून की सैलरी है, जुलाई में मिलती है तो हम उसको जुलाई में ही टैक्स नहीं करते थे। अब ये इसका बेसिक रूल है। इस बेसिक रूल के अगेंस्ट दो एक्सेप्शंस हैं। दो एक्सेप्शंस। नंबर 1 एक्सेप्शन क्या है और नंबर 2? नंबर 1 एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई इंप्लॉय जॉब कर रहा है
प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी के अंदर, और वो पर्सन या वो उस कंपनी का एम्प्लॉयर की इंटेंशन ये है वो जानबूझकर उसकी सैलरी को डेफर्ड करता है, डेफर्ड से मुराद उसको लेट पे करता है, सिर्फ इस पर्पस के लिए कि वो जो इस टैक्स ईयर की सैलरी है वो कम हो जाए, और कम होने की वजह से फॉर द करंट ईयर उसको टैक्स कम लगे। मतलब प्राइवेट कंपनी की सैलरी या एम्प्लॉय खुद सैलरी जानबूझ के इंटेंशनली क्या करता है, वो इंटेंशनली अपनी सैलरी को डेफर करता है। डेफर से मुराद क्या है, जून मई जून अप्रैल मई जून 3 माह की सैलरी वो नहीं लेता, वो कहता मुझे जुलाई में दे दो। लेने का सिर्फ पर्पस ये था कि वो उसकी जो जून है टैक्स ईयर 2021 उसके अंदर उसकी सैलरी कम हो जाए। जब सैलरी कम होगी तो टैक्स रेट भी कम हो जाएगा और टैक्स कम लगेगा। और अगले साल क्योंकि उसकी सैलरी का कोई सीक्वेंस हो था, उसने अपना सेटअप किया था, जानबूझ के अपनी सैलरी को डेफर्ड करवाया। डेफर्ड इसलिए करवाया ताकि जब सैलरी नेक्स्ट ईयर में रिसीव हो तो उस साल में टैक्सेबल हो जाए, इस साल टैक्सेबल ना हो, और उसके नतीजे में अपनी टैक्सेबिलिटी को रिड्यूस किया उसने। नंबर एक, ये जब ऐसा होगा, जब ये सीक्वेंस होगा, तो इस सीक्वेंस के अंदर बेटा कमिश्नर CIR कमिश्नर के पास पावर है कि वो सैलरी को रिसीव्ड बेसिस की बजाय अक्रूवल बेसिस पर टैक्स करते हैं। ये CIR के पावर। अक्रूवल बेसिस से मुराद क्या, कमिश्नर के नहीं, मैं रिसीव बेसिस को नहीं मानता, मुझे 3 मंथ की सैलरी आपने अगस्त में ली है, वो जानबूझ के इंटेंशनली ली गई है कि आप सैलरी नेक्स्ट ईयर में लेके अपना टैक्सेबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो। तो इसलिए मैं रिसीप्ट की बजाय वो 3 मंथ की सैलरी जो जुलाई में मिलेगी या अगस्त में मिलेगी वो मैं इसी टैक्स ईयर में अज्यूम करके आपको टैक्स लगाता हूं। एक तो आगे इसकी एक्सेप्शन थी। नंबर 2 एक्सेप्शन है इसके अंदर कि सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स, सैलरी रिसीव्ड इन, जो ऊपर वाला केस था प्राइवेट कम, उसमें इंटेंशनली डेफर्ड की गई थी टैक्स से बचने के लिए। जो ये वाला केस है इसमें इंटेंशनली तो नहीं की गई, लेकिन क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैं ABC कंपनी में एम्प्लॉयमेंट, ABC एम्प्लॉयर है मेरा, और मैं यहां जॉब कर रहा हूं। हुआ क्या, आफ्टर 3 इयर्स कंपनी ने मेरा बोनस देना था। कोई प्रॉब्लम हुआ, बोनस मुझे रिसीव नहीं हुआ या बोनस मुझे नहीं दिया गया, मतलब आफ्टर 3 ईयर, ये टैक्स ईयर में बात कर लेता हूं, टैक्स ईयर था 2018 का, मुझे बोनस मिलना था, बोनस किसी प्रॉब्लम या डिस्प्यूट की वजह से नहीं मिला। टैक्स ईयर 2019 आ गया, फिर बोनस मिलना था, मेरा डिस्प्यूट चल रहा था, अभी तक वो बोनस नहीं मिला। उसके बाद टैक्स ईयर 2020 आ गया और मुझे फिर बोनस ना मिला, प्रॉब्लम चल रहा था। मे भी बोनस की अमाउंट इधर था 3 लाख, इधर था 5 लाख और इधर थी 6 लाख। जब आया टैक्स ईयर 2021 तो मेरा ये जो प्रॉब्लम, मेरा ये जो डिस्प्यूट चल रहा था, डिस्प्यूट खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद मुझे 2021 का जो 5 लाख का बोनस है 2021 का वो भी मिल गया, और जो पेंडिंग बोनस चाह रहा है टैक्स ईयर 2020 का, 2019 का और 2018 का, जो कि है 3 लाख रुपया, 5 लाख और 6 लाख, मतलब टोटल किया जाए तो ये 14 लाख ये फिगर, और 5 लाख करंट ईयर की फिगर, ये सारा मिला के मुझे 19 लाख का बोनस क्या हुआ टैक्स ईयर 2021
21 में मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये जो डेफर्ड हो रही है पेमेंट, ये इंटेंशनली जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, इसकी रीजन कोई ना कोई और। जब ये मुझे इकट्ठी अमाउंट मिली टैक्स ईयर 2021 के अंदर, तो बेटा क्या हुआ, जब ये मेरी सैलरी इनकम में ऐड होगी, अल्टीमेटली ये है तो मेरी टैक्सेबल है बोनस, लेकिन 19 लाख तो टैक्सेबल है, लेकिन लेट में अज्यूम करता है मेरी सैलरी इनकम थी 10 लाख उस टैक्स ईयर 2021 की, टैक्स ईयर 2021 की सैलरी थी मेरी 10 लाख रुपए। अगर मुझे ये बोनस ना मिलता तो 10 लाख के ऊपर क्या होना था, मैंने अपनी सैलरी कैलकुलेट कर लेनी थी, जिसका टैक्स रेट क्या होना था, टैक्स रेट कम। लेकिन क्योंकि 19 लाख जब टैक्स ईयर 2021 में मिला, तो मेरी जो सैलरी होगी वो होगी 29 लाख। 29 लाख होने की वजह से हायर टैक्स रेट लग गया। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, टैक्स तो देना है, एम्प्लॉय क्या कहता है 19 लाख पर टैक्स लेना आप ले लो, मैं इंकार नहीं करता, लेकिन ये जिस ईयर का टैक्स है उसी ईयर में जाके ले लो। उससे होगा क्या, ये 19 लाख इधर ऐड नहीं होगा, ये पिछले सालों पर डिवाइड हो जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पर जो मुझे हायर टैक्स रेट लग रहा है वो टैक्स नहीं लगेगा। ये वो दूसरा केस है जिसके अंदर कोई आपकी सैलरी रिसीव्ड इन एरियर रिसीव होती है करंट ईयर में, तो बाय टेकिंग द परमिशन फॉर CIR, कमीशन से परमिशन लेने के बाद हम उस सैलरी को टैक्स ईयर में इंक्लूड करने की बजाय अपने प्रीवियस ईयर में भी लेके जा सकते हैं बाय टेकिंग द परमिशन फ्रॉम CIR। ठीक है, अब इसका मतलब देखा जाए इस केस में भी दो ऑप्शंस हमारे पास आ गए। ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 के अंदर क्या है, सारे के सारे को करंट टैक्स ईयर में ऐड कर लो और नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो, ये ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन 2 क्या हो गया हमारे पास, सेकंड ऑप्शन कि ऑप्शन 2 ये है कमिश्नर से अप्रूवल ले लो और अप्रूवल लेके उसको प्रीवियस टैक्स ईयर में जाके टैक्स कर लो। प्रीवियस टैक्स ईयर में जाके टैक्स करना कैसे है वो हम डिस्कस करें, प्रीवियस टैक्स ईयर में जाके उसको टैक्स कर लो। अब दो ऑप्शन है, अल्टीमेटली हमने ऑप्शन कौन सा एक्सरसाइज करना है, इन दोनों ऑप्शन में से जो होगा हमारे लिए बेनिफिशियल। अगर ऑप्शन हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, अगर ऑप्शन 1 बेनिफिशियल है हम ऑप्शन 2 के ऊपर जाएंगे नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन 2 की कैलकुलेशन करने से हमें पता चलता है कि प्रीवियस टैक्स ईयर में ऐड करने से हमें टैक्स कम लगता है, तो हम साथ ही कमिश्नर को कहेंगे ये हमें सैलरी रिसीव इन एरियर है, ये डिस्प्यूट चल रहा था, इसलिए टैक्स ये 18, 19, 20 में हमें नहीं मिला, ये टैक्स ईयर 2021 में मिली है, काइंडली हमें अलाउ करो कि हम उसी रेलेवेंट टैक्स ईयर में जाके उसको पे कर लें। ये है सेकंड एक्सेप्शन टू द बेसिक रूल ऑफ सैलरी। वो क्या है कि सैलरी शुड बी टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। सिर्फ इन दो केसेस में उसको हम क्या कर सकते हैं, अक्रूवल बेसिस पर टैक्स कर सकते हैं। अब यहां पर जाने से पहले मैंने पीछे से इसकी एक थ्योरी माइनस करवाई थी। A person shall be treated as having received an amount benefit particularly if it is actually received by the person और apply on the behalf of person। मतलब हमने इधर पढ़ा था जो चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी है वो किस बेसिस पर, रिसीव बेसिस पर। उसके बाद एक्सेप्शन टू द रूल, रूल से मुराद क्या, रिसीव्ड बेसिस का एक्सेप्शन किया, मतलब अक्रूवल बेसिस पर कब कर सकते हैं। There are two exceptions to the general rule, which are in the case of an employee of a private limited company, the CIR commissioner may opted the accrual basis for taxation of salary income, may be वो उस salary income को accrual basis पर ले जाए if he has reasonable ground, अगर उसे इस चीज का यकीन हो जाए, reasonable ground, उसके पास इस चीज के एविडेंस आ जाए, तो believe that the payment of the salary was deliberately deferred for tax अवॉइडेंस, कि वो जो डिले और पेमेंट कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं ताकि टैक्स अवॉइडेंस की जा सके। ये हो गया फर्स्ट केस जिसमें जान। दूसरा, वेयर द एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड दैट, ऑप्टेड का मतलब एम्प्लॉय खुद ऑप्शन करे दैट हिज इनकम बी चार्ज टू द टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस, इट इज परमिटेड इन द केस, ये कब परमिशन मिलेगी, वेयर
the taxpayer has received salary in area resulting in the application of higher rate of tax in the year of receipt of the area। जिस तरह बोनस हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ और उसकी वजह से हायर रेट में इनकम फॉल कर गई, तो उस सूरत में अगर एम्प्लॉयर ऑप्शन लेना चाहे तो वो क्या कर सकता है, इन एरियर बेसिस पर ऑप्शन ले सकता है। अब ये सेकंड केस को हम डिस्कस करेंगे, सैलरी रिसीव इन एरियर। ये आ गया सैलरी रिसीव इन एरियर्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड कर सकता है। हमने इस रिसीव इन एरियर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीख ली है कि रिसीव इन एरियर्स कहते हैं किसे है, ये ऑप्शन क्यों एक्सरसाइज की जाती है, उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है। अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस पर जाएंगे, क्वेश्चन की एक क्वेश्चन लेके उसकी प्रैक्टिस करें। इन द केस ऑफ रिसीव्ड अमाउंट अंडर सैलरी which is paid in arrears, which is paid in arrears हमारा जो पीछे की पेमेंट थी आज हुई, and is expected to be charged at a rate higher than the rate which would have been charged if amount received in its relevant tax year। वो कहना ये चाह रहा है अगर कोई प्रीवियस ईयर्स की पेमेंट इकट्ठी होकर हमें करंट ईयर में मिल रही है, वो करंट ईयर में मिलने की वजह से हमारा टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू व्हाट, कि अगर वही इनकम हमें प्रीवियस ईयर में रिसीव होती तो हमें टैक्स रेट कम लगता। तो उसमें द एम्प्लॉय मे बी बाय नोटिस टू द कमिश्नर, कमिश्नर को नोटिस देके elect for the tax rate applicable in the tax year in which salary was received या earned। मतलब वो कमिश्नर को नोटिस देके वो जो करंट ईयर में उसको इकट्ठी अमाउंट मिली है उसको उस रेलेवेंट ईयर का टैक्स लगा सकता है जिस रेलेवेंट टैक्स ईयर में वो रिसीव हुई है। अब इससे होगा क्या, जब वो उसको अपोर्शन कर लेगा, अपोर्शन करने से उस फॉर एग्जांपल अगर अमाउंट मिली है, जिस तरह लास्ट हमने कहा 16 लाख या 15 लाख कोई भी अमाउंट मिली वो 3 इयर्स की है, टैक्स ईयर 2018 5 लाख मिल गई हमारे पास, 5 लाख 19 में मिल गई 6 लाख और 20 में मिली है थी टोटल हमारी 7 लाख, लेकिन ये सारी इकट्ठी होकर मिली हमें टैक्स ईयर 2021। अब वो क्या कहता है कि इसको उसी के रेलेवेंट टैक्स ईयर में डाल दो। मतलब हमें मिली थी 21 में 18 कैसे मिली, 7, एक तो ऑप्शन था 18 का 18 2021 में डाल इंक्लूड करता, टोटल टैक्सेबल इनकम निकालता और उस पर टैक्सेबिलिटी निकाल देता, वो एक नॉर्मल केस। दूसरा केस क्या है, वो कहते हैं इसको अपोर्शन कर दो, इसको ऐड कर दो इसकी रेलेवेंट टैक्स ईयर में। मतलब हम 7 को ले जाएंगे 2020 में, 6 को ले जाएंगे 2019 में, 5 को ले जाएंगे 2018 में। अब हमारे पास ये 3 फिगर्स होगी सेपरेट, इस पर 2018 का रेट लगा दो, इस पर 2019 का रेट लगा दो और इस पर 2020 का रेट लगा दो, और इन तीनों से क्या होगा, हमारे पास टैक्स लिबिलिटीज आ जाएगी। और जो करंट ईयर की टोटल टैक्स लिबिलिटी बनेगी वो एक नॉर्मल टैक्स लिबिलिटी प्लस ये 3, इन तीनों को मिला के हमारी टैक्स लिबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि हमने प्रीवियस ईयर में जाके उसके ऊपर टैक्स लिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। अब क्योंकि प्रीवियस ईयर की हम टैक्सेबल इनकम निकाल चुके हैं, प्रीवियस ईयर की हम टैक्स लिबिलिटी कैलकुलेट कर चुके हैं और टैक्स पे भी कर चुके। अब इस अमाउंट को प्रीवियस ईयर में कैसे इंक्लूड करना है, हाउ टू डील विद दैट। अब उस सूरत में क्या होगा, हम एक अपनी वर्किंग बनाए, वर्किंग के अंदर क्या आएगा ये देखें, यहां हम लिखेंगे टैक्स ईयर या 2018, 2019, 2020 और 2021। अभी सिर्फ फॉर्मेट सिखा रहा हूं और क्वेश्चन करेंगे। तो मैं कहूंगा
टैक्सेबल इनकम क्या थी, टैक्सेबल इनकम क्या थी? ये वो टैक्सेबल इनकम है जो ओल्ड वाली थी। ओल्ड वाली मतलब जिस पर हम टैक्स कैलकुलेट करके अपनी टैक्सेबिलिटी दे चुके हैं, ओल्ड वाली। लेट वो मैं कहता हूं 18 लाख, इधर मैं कहता हूं 15 लाख, इधर मैं कहता हूं 20 लाख या 2 मिलियन। ये थी मेरी ओल्ड टैक्सेबल, ठीक है। इसके ऊपर अल्टीमेटली 2018, 19, 20 पर मैंने कोई टैक्स भी दिया होगा, वो इसका मतलब टैक्स पेड आ जाएगा, ओल्ड टैक्स पेड। ये ओल्ड डाटा लिख रहा हूं मैं, वो इसके ऊपर आ गया। लेट 70,000, 65,000 और 90,000। लेट लिख ली फिगर, ये 3 फिगर। इसका मतलब ये मेरे पास ओल्ड टैक्सेबल इनकम और ओल्ड टैक्स पेड आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हमारी जो हमें एरियर्स की पेमेंट मिली है उसको रेलेवेंट टैक्स ईयर में ऐड कर दो। रेलेवेंट टैक्स ईयर में ऐड कर दो तो मैं क्या लिखूंगा इधर, अमाउंट, ये देखिए इधर मैं ऊपर हेडिंग दे रहा हूं, अमाउंट रिसीव्ड इन एरियर्स 5 लाख, जो मुझे अब डिवाइड की, मेरे का 2018 का था 5 लाख, 2018 में ले गया। 6 लाख था 2019 का, मैं 6 लाख 2019 में लिख लिया। और लेट 7 लाख था 2020 का, मैंने उसको 2020 में लिखा। अब जब ये मैंने 3 फिगर लिखी तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरी अगर ये मुझे 5 लाख 2018 में ही मिलता, ये वाला 5 लाख, तो फिर क्या होना था 2018 में, मेरी टैक्सेबल इनकम 18 लाख ना होती, कितनी होनी थी मेरी टैक्सेबल इनकम? 18 लाख जमा 5 लाख, 23 लाख होनी थी। इसका मतलब इसी तरह अगर मैं 6 लाख 2019 में मिलता तो मेरी इनकम 15 लाख नहीं होनी थी, फिर कितनी होनी थी? 21 लाख। और इसी तरह ये 7 लाख अगर मुझे 2020 में मिलता तो ये इनकम 20 लाख की बजाय 27 लाख होनी थी। अब हमने क्या किया, अपने बोनस या अपनी एरियर्स पेमेंट को उसके रेलेवेंट टैक्स ईयर में लेके और रेलेवेंट टैक्स ईयर में जाके हमने रिवाइज या वो इनकम निकाल ली जिस पर टैक्स लगना चाहिए था। मतलब अब इनकम अगर वो पेमेंट हमें 2019 में मिलती तो हमारी इनकम 21 लाख होती, और अगर 2020 में मिलती तो हमारी इनकम 27 लाख होती। अब अगर हम उस रेलेवेंट टैक्स ईयर में चले गए तो इसका मतलब क्या, 23 लाख के ऊपर हमें टैक्स कितना बनना था, हम वो कैलकुलेट करें। टैक्स टू बी पेड, टू बी पेड का मतलब हमें इस 23 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ना था। तो क्या हमारे पास स्लैब रेट मौजूद है क्या 23 लाख का टैक्स मैं निकाल सकता हूं? आंसर इज यस। सर मैं स्लैब लूंगा, स्लैब में देखूंगा 23 लाख पर क्या आंसर बनता है, तो मैं 23 लाख का इधर आंसर लिख लिया। लेस 23 लाख की टैक्सेबिलिटी बन गई मेरी 1,20,000। 21 लाख की मेरी टैक्सेबिलिटी बन गई 90,000। मैंने कैलकुलेट किया स्लैब देके, और मे भी मेरी जो 27 लाख है उसकी टैक्सेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1,30,000। अब हुआ क्या, हमने किया क्या, अब यहां तक एक बार बस हमने लिखा हमारी उस रेलेवेंट ईयर में टैक्सेबल इनकम कितनी थी और हमने टैक्स कितना पे किया। हमने ये 2 चीजें लिखी सबसे, रेलेवेंट ईयर में हमारी टैक्सेबिलिटी कितनी थी वो लिख ली, और टैक्सेबल इनकम की थी। फिर हमने अपोर्शन कर दिया जो हमारे रिसीव इन एरियर्स उसके रेलेवेंट टैक्स ईयर में, और उसके बाद हमने नई टैक्सेबल इनकम निकाल ली। ये मतलब टैक्सेबल इनकम से मुराद क्या, ये वो ये रिसीव उसके रेलेवेंट टैक्स ईयर में होते, तो हमने 23 लाख, 21 लाख, 27 लाख। अब अगर हम उसको रेलेवेंट टैक्स ईयर में ले गए तो इसका मतलब क्या, उस रेलेवेंट टैक्स ईयर में ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो हम कहेंगे अगर हमारी इनकम 23 लाख होती तो हमें टैक्स कितना देना पड़ता, 1,20,000। अगर हमारी इनकम 21 लाख होती हमें टैक्स देना पड़ता 90,000, और अगर हमारी इनकम 27 लाख होती तो हमें टैक्स देना पड़ता 1,30,000। ये हमने टैक्सेबिलिटी निकाली अपनी।
अब हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी टैक्स पे कितना किया, यहां आंसर इज 70,000, 70,000 पे किया। और 2018 में उसको ऐड करने के बाद, सैलरी रिसीव इन एरियर्स को ऐड करने के बाद हमारा टैक्स कितना निकला, 1,20,000 का। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो फर्क है 1,20,000 और जो पे कर दिया 70,000, इन दोनों का जो फर्क 50 अमाउंट और पे करनी पड़ेगी। इसी तरह पहले हमने पे किया था 65,000 और अब पे कितना किया 90,000, तो इन दोनों का जो फर्क 25,000 ये हमें और पे करना पड़ेगा, फिर 90,000 लिबिलिटी पे होगी ना। इसी तरह 90 से 30 हुई तो हमें 40,000 पेमेंट और पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस एरियर्स के रेलेवेंट, जब हम रेलेवेंट टैक्स ईयर में गए तो हमारे पास टोटल लिबिलिटी कितनी और 25, 1,15,000 का टैक्स और पे करना पड़ेगा, तो हमारी जान छुड़ी है। तो फिर क्या हुआ, अब ये तो हो गया प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन, प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन होगी ना। इसी तरह टैक्स ईयर 2021 ईयर 2021 जो हमारा करंट टैक्स ईयर है, उसकी हम अपनी टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। लेकिन अब इस टैक्सेबल इनकम में एरियर्स को इंक्लूड क्या करेंगे, हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और अगर मैं कहूं टोटल टैक्सेबिलिटी 2021 की क्या होगी, एक तो होगी ये वाली अमाउंट और दूसरी प्लस क्या आएगी, ये वाली अमाउंट आएगी। इन दोनों को प्लस करके मेरी टोटल टैक्सेबिलिटी निकलेगी ऑप्शन 2 के अंदर। ठीक है। और ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 ये है कि मुझे ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब मैं टैक्स ईयर 2021 को कैलकुलेट करूंगा, टैक्स ईयर 2021 को, तो यहां पर जब मैं टैक्सेबल इनकम लूंगा, इस टैक्सेबल इनकम के अंदर ही वो जो मुझे एरियर सैलरी होगी वो सारी की सारी इंक्लूड कर लूंगा। और जब इंक्लूड करूंगा तो मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी और इस इंक्रीज वाली अमाउंट पर मैं इंक्रीज रेट निकाल के, स्लैब रेट लगा के टैक्स निकालूंगा। मतलब इस ऑप्शन के अंदर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड किया, इंक्लूड करके इंक्रीज स्लैब रेट लगा दिया और यहां से टोटल टैक्सेबिलिटी निकाला। यह तक सिंपल। और दूसरा केस क्या था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हमने अप्रोप्रिएट अपोर्शन कर दिया, हमने डिवाइड कर दी, जिस ईयर की इनकम थी उस ईयर में लेके उस ईयर की नई टैक्सेबल इनकम निकाली और उस नई टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकाली। जो टैक्स लायबिलिटी आई, हमने कहा इतनी हमारी इस इनकम की वजह से टैक्स लायबिलिटी आ रही है, ऑलरेडी पे क्या किया है तो उसमें से माइनस कर दो, रिमेनिंग पेएबल आ जाएगा। इस तरह हम प्रीवियस ईयर की टैक्स लायबिलिटी जो उस एरियर्स के ऊपर आए उसको कैलकुलेट कर लेंगे और करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को मिला के टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? ओके, अब हम करते हैं एक इधर से क्वेश्चन। मिस्टर ए join a Golden Limited at a basic salary of rupees 9 लाख पर ईयर, मतलब एक साल की 9 लाख। The increment was due in 2018 amounting to rupees 2 lakh but not paid due to some dispute। ये लाजिम बात नहीं, इंक्रीमेंट हो, बोनस हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या कोई भी और अलाउंस हो सकता है। इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 3,50,000 फॉर टैक्स ईयर 2019 and rupees 6 lakh for tax year 2020 was also due because dispute still continue. In 2021 dispute settled and all the areas of rupees 11,50,000 कैसे आया, 6 लाख जमा 2 लाख जमा 3.5 लाख receipts in 2021 is rupees 70। मतलब 11,50,000 हमें प्रीवियस मिल गया और 2021 की सैलरी कितनी थी हमारे पास, 17 लाख। अब ये हुई सैलरी रिसीव इन एरियर्स, इससे हायर रेट होने के चांसेस है। हायर रेट
एक तो नॉर्मल टैक्सेबिलिटी निकाल ले, और नंबर 2 क्या है, इसको ऐड कर ले प्रीवियस ईयर में, वहां से निकाल। अगर ऑप्शन 1 नॉर्मल टैक्सेबल इनकम निकाल, इफ द एरिया ऑफ द सैलरी टैक्स ऑन रिसीव्ड बेसिस का हमारा जिस ईयर में हो उसी ईयर में हम उसको टैक्सेबल इनकम में ऐड कर लेंगे। तो क्या होगा, सैलरी रिसीव आ गई 17 लाख और एरिया रिसीव आ गया 11,50,000, टोटल हमने जमा किया तो हमारे पास आ गया 28,50,000, दैट इज टैक्सेबल इनकम। ये टोटल टैक्सेबल इनकम है। अब हम जाएंगे अपनी स्लैब्स के ऊपर, स्लैब के ऊपर जाके इस 28,50,000 जो कि हमारे पास आ गया 2,56,250, ये था नॉर्मल टैक्सेबल जो हमने रिसीव बेसिस पे किया। अब बात करेंगे हम, इफ द एरिया ऑफ दैट सैलरी टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने क्या किया, हमने उसको उसके रेलेवेंट टैक्स ईयर में ले लिया। रेलेवेंट टैक्स ईयर से मुराद क्या है बेटा, 2008 में सैलरी हमारे पास कितनी रिसीव हुई, 90,000, ये वही जो सैलरी या टैक्सेबल इनकम आ गई। 2019 में भी 9 लाख, और 2020 में भी आ गई 9 लाख। ये वो कॉलम है जो हमने सैलरी रिसीव में। बात क्लियर? यहां मेरा बेटा इसने ना कॉलम को आगे पीछे कर दिया, हम अपने हिसाब से भी कॉलम, पहले हमने लिख ली सैलरी रिसीव कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 था इसके ऊपर जो टैक्स हमने पे किया, ये आ जाएगा कॉलम नंबर 2, टैक्स आ गया 15,000 15,000 15,000। कॉलम नंबर 3 क्या था, सैलरी टू बी रिसीव्ड। इसको बेटा मैं अपना ही करवा देता हूं अपने तरीके, ताकि हम हमारे लिए समझना आसान हो। टैक्स ईयर 2018, 2019, 2020। सैलरी 9 लाख, 9 लाख, टैक्स पेड ऑन सैलरी, ये आ गया बेटा 15,000, 15,000, 15,000। अब यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बाज़ औक़ात पिछले 3 सालों के रेट नहीं दिए गए होते, 2018, 19, 20, तो उसका सॉल्यूशन क्या था, वो ये अजम्पशन ले ली जाती है कि हमने जो 2021 के रेट है वो ही पिछले 3 सालों पर लगा देने हैं। मतलब जो रेट अप्लाई करने हैं वो क्या करने हैं, टैक्स ईयर 2021 के ही सब की कैलकुलेशन की। लेकिन अगर उसने हर ईयर का सेपरेट टैक्स रेट दिया है, हर ईयर का सेपरेट टैक्स रेट की स्लैब्स मौजूद है, फिर उस तरह करेंगे। अगर नहीं मौजूद, जो करंट टैक्स ईयर की स्लैब है वही सब पर अप्लाई करेंगे। इसलिए उसने ये नोट दिया, फॉर द पर्पस ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी इन कैलकुलेशन द टैक्स लायबिलिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट एप्लीकेबल टू द टैक्स ईयर 2021। मतलब सारा क्वेश्चन सोल्व करते हुए हमने रेट कौन से अप्लाई किया, टैक्स ईयर 2021 के। अब 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 15,000, 15,000, 15,000 जो कि टैक्स ईयर 2021 के रेट अप्लाई करते हुए हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमने इतना इतना टैक्स पे किया। अब हमें सैलरी रिसीव इन एरियर्स हुए हैं, तो एरियर रिसीव हुए हम इधर लिखेंगे एरियर्स, वो कितने, नंबर 2 क्या है 3.5 लाख, और नंबर 3 क्या है हमारे पास बेटा, वो इधर से देख लेते हैं 6 लाख। अब हमारे पास नई सैलरी टू बी, सॉरी सैलरी कह लो, ये इनकम टू बी टैक्स आ जाएगी। वो क्या बन जाएगी, 9 लाख जमा 2 लाख 11 लाख, 9 लाख जमा 3.5 लाख 12,50,000, और
9 6 15 लाख, ये मेरे पास है। टू बी रिसीव से बड़ा ये होनी चाहिए थी, ये हमारी टैक्सेबल होनी चाहिए। अब हमने कैलकुलेट करना है अपनी टैक्सेबिलिटी किसके ऊपर, जो टू बी रिसीव, इसका मतलब टैक्स टू बी पेड, हम वो निकाल दें। टैक्स टू बी पेड से मुराद क्या है, हमारी जो एरियर्स है हमने रेलेवेंट टैक्स ईयर में ऐड किया, तो सैलरी टू बी रिसीव्ड आ गया, वो जो नई सैलरी है, नई टैक्सेबल इनकम आई है, उसके ऊपर टैक्स क्या बनता है हम वो कैलकुलेट करना। अगर 1,10,000 का हम टैक्स कैलकुलेट करें तो बेटा वो हमारे पास, सॉरी 11 लाख का टैक्स कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आता है 25,000। ये कैसे है, इस स्लैब रेट को अप्लाई किया हमने, स्लैब रेट जो हमारे उसके ऊपर 11 लाख के ऊपर टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने 12,50,000 पर टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की, तो वो आया हमारे पास 35,000। ये कैसे आया, ये अगर बेटा मैं ये टैक्स रेट्स के ऊपर जाऊं, आपको याद होगा, ये आपके नोट्स के अंदर भी दिया हुआ है, एक दफा मैं आपको बता दूंगा, आप ये ना समझे वैसे फिगर से लिखी जा रहे हैं सर, ये वाला, वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 10% ऑफ द एक्सीडिंग अमाउंट। अगर मैं दूसरी कैलकुलेशन करूं, मेरे पास थी 12,50,000, तो इसका मतलब अप टू 12 लाख कितनी होगी मेरे पास, 30,000, ये वाली, प्लस 10%, 12 लाख से एक्सीडिंग मल्टीप्लाई बाय 10% का लेंगे, वो आ जाएगा 5,000, 30,000 जमा 5,000, और टोटल 35,000 हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबिलिटी। ये इस तरह कैलकुलेट की गई। तो अब हम क्या करेंगे, इधर इसकी वो 35,000 ऐसे आई, और नंबर थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, 60,000 रुपीज, ये आ गई नंबर थर्ड हमारे पास। अब टैक्स टू बी पेड निकल आया हमारे पास, टैक्स पेड भी हमारे पास अवेलेबल है, ये है बेटा हमारे पास टैक्स पेड, टैक्स टू बी पेड। इसका मतलब टैक्स टू बी पेड कितना था, इतना होना चाहिए था, और टैक्स आएगा यहां से हमारा, वो क्या होगा, टैक्स पेएबल, वो हमारा होगा टू बी पेड और पेड का डिफरेंस। इसके अंदर आ गया 10,000, इसके अंदर आ गया बेटा हमारा 20,000, और इसके अंदर आ गया हमारा 45,000। अगर टोटल देखें तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, 45,000 जमा 20,000 जमा 10,000।
Any question up to here? ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। जो आपको होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क की मुझे जो है सॉल्यूशंस के आंसर आपने ग्रुप में शेयर करने। अभी तक ग्रुप में शेयर नहीं आए, जो आपके व्हाट्सएप के अंदर आपको क्वेश्चन आया हुआ, आज आप क्वेश्चन को परफॉर्म करना है और उसका आंसर को शेयर करना है। काम हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अपने आगे चलेंगे। कल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्स ऑन टैक्स या टैक्स फ्री सैलरी, ये हमने कल डिस्कस करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कल हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली सर सेहतयाब हो जाए। अल्लाह हाफिज।